हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे एक दिन प्रीलिम्स की अचानक से डेट आ गई थी, ठीक वैसे ही एक दिन मेंस की भी डेट आ जाएगी। तो हमको सिंसियरली और रेगुलरली बहुत अच्छे से मेंस परीक्षा की तैयारी करनी है, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी और बहुत सारे प्रश्नोत्तरी डिस्कस करी थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको प्रश्नों को हल करने की जो समझ है आपकी वो गहरी होती जाए। देखिए, आज सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में जनजातियों के नाम एवं क्षेत्रवार वितरण दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि इस वितरण को विवरण समझ लेता है और विवरण समझ के वो उन जनजातियों के नाम लिखता है और नाम लिखने के बाद उनकी कुछ विशेषताओं को लिख देता है, और जब मार्क्स नहीं आते तो फिर लगता है कि भाई कैसे मार्क्स कट गए। यहाँ पे बात वितरण की है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की है। मतलब कौन से एरिया में कौन सी जनजाति निवास करती है उसके बारे में हमको बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस उत्तर को कैसे लिखेंगे, इसका प्रोबेबल स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए। हम लिखते हैं सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। भाई 4 लाइन में आपको उत्तर लिखना है, 4 लाइन से कम में भी लिखना है तो हम आधी लाइन का, 1 लाइन का इंट्रोडक्शन तो दे ही सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि राजस्थान की धरा जनजातियों एवं जनजाति संस्कृति से समृद्ध है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारी जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। तो राजस्थान की जो धरा है वो जनजातियों से एवं जनजाति संस्कृति से समृद्ध है। पहली पंक्ति हमने लिखी। आगे क्या पूछ रहा है, नाम और उनका वितरण। तो हम नाम के साथ साथ ही वो किस क्षेत्र में पाई जाती है ये लिख देंगे, ताकि 2 चीजें हमको अलग अलग ना मेंशन करनी पड़े। सिरोही में गरासिया, जयपुर में मीणा, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में डामोर, वागड़ क्षेत्र में भील, अलवर भरतपुर में मेव, बारा में सहरिया, भरतपुर में सांसी, हड़ौती और भीलवाड़ा में कंजर, उदयपुर में गमेती और कथौड़ी ये प्रमुखता से पाई जाती है। ठीक है, तो हमने नाम भी लिख दिए और उनके वितरण के प्रमुख क्षेत्र भी बता दिए। अब यहाँ पे थोड़ा और गहराई में जाना चाहो तो जैसे बारा में सहरिया जनजाति पाई जाती है तो वो बारा की शाहबाद और किशनगंज में पाई जाती है। तो अगर आपकी बहुत इच्छा हो रही है कि मेरे पास बहुत सारा समय है लिखने के लिए और मेरी स्पीड भी अच्छी है तो इसको भी मेंशन कीजिए। यहाँ पे 99.3% ये प्रजाति पाई जाती है पूरे राजस्थान की, तो इसको भी मेंशन। ये आपकी इच्छा पर है, समय की उपलब्धता पर है और आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं उस पे गेम है पूरा। स्पेस मैनेजमेंट प्लस टाइम मैनेजमेंट। तो बाकी ये जो आंसर है वो काफ़ी है और स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है। साथ में एक एडिशनल फ्लेवर देने के लिए, जैसा हम कहते हैं ना कि कोई हमने बहुत अच्छी डिश बनाई है, उस पर हम ऊपर से उसको कुछ ना कुछ डाल के सुंदर बना देते हैं। तो सुंदर बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा राजस्थान का मैप ड्रॉ कर दिया है। अब इस छोटे से राजस्थान के मैप के माध्यम से हम एरिया वाइज बता रहे हैं कि भाई ये जो एरिया है, यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करते तो भील और डामोर है, ये सिरोही है तो यहाँ गरासिया है, ये भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है और इसके साथ थोड़ा बहुत हड़ौती का भी क्षेत्र, यहाँ पे कौन सी है, कंजर है। ये जयपुर वाला एरिया है तो यहाँ पे मीणा है, ये अलवर भरतपुर में मेव है, भरतपुर में सांसी है, उदयपुर में गमेती और कथौड़ी है। तो ये मैप के माध्यम से भी हमने मेंशन कर दिया है। तो इससे क्या होगा, मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। स्वाभाविक सी बात है कि 2 अंक का प्रश्न है, उसमें आप एक तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो और साथ में मैप डिजाइन का भी काम कर रहे हो। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था ना कि जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये समझ आने लग जाएगा कि कहाँ मैप डालने हैं, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ टाइम लाइन का यूज करना है। ये सारी चीज़ों को लेके आप बहुत हैंडी हो जाओगे। जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कहाँ किस चीज़ की गुंजाइश है और मैं कहाँ क्या डाल सकता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न लेते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थली विक्रय केंद्र। मैंने बताया था कि सरल प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि भाई केवल कठिन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, हम कठिन और तार्किक प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे, लेकिन
छोटे मोटे ऐसे प्रश्न जो सिलेबस से कई बार ऐसे के ऐसे उठा के पूछ लिए जाते हैं, राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू से ऐसे के ऐसे उठाकर पूछ लिए जाते हैं, उनको छोड़ देना भी कह सकते हैं कि ठीक बात नहीं होगी। अदरवाइज कई बार बहुत डेप्थ में पढ़ने के बावजूद सतही क्वेश्चन आ जाते हैं और वो बच्चे जो सुपरफिशियल स्टडी करके गए होते हैं वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं और डेप्थ वाला जो है वो पीछे रह जाता है। तो हमको वो गलती भी नहीं करनी है, हमको दोनों एस्पेक्ट से चलना है। ठीक, राजस्थली विक्रय केंद्र हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन के लिए मार्केटिंग, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हस्तशिल्प वस्तुएं हैं, उनकी मार्केटिंग में हेल्प करने वाला एक सेंटर है जिसका नाम क्या है, राजस्थली विक्रय केंद्र। और ये जो विपणन में हेल्प करता है राजस्थली विक्रय केंद्र, वो किसके माध्यम से संचालित है, राजसिकों के माध्यम से, राजसिकों के माध्यम से संचालित है। और राजसिकों के माध्यम से संचालित ये राजस्थली विक्रय केंद्र जो है वो कहाँ कहाँ स्थित है राजस्थान के अंदर, जयपुर और उदयपुर में, और राजस्थान से बाहर दिल्ली और कोलकाता में। तो ये विशेष जानकारी है कि एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट को ये भी पता है कि ये जो राजस्थली विक्रय केंद्र है उसके 2 सेंटर तो राजस्थान में है और 2 सेंटर कहाँ है, राजस्थान से बाहर है। चलाता कौन है, राजसिको। और इसका काम क्या है, जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स हैं, हस्तशिल्प वस्तुएं हैं, उनकी मार्केटिंग का, उनके विपणन का कार्य है, जिसके माध्यम से इन वस्तुओं के क्रय विक्रय को बढ़ावा मिले, ताकि इस पे निर्भर जो लोग हैं वो जो है जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, आत्मनिर्भर बन सके। तो हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन में सहायता हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि राजसिको के अंतर्गत राजस्थली विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। और यह केंद्र राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थित है, जयपुर और उदयपुर में। और भारत की अगर बात की जाए, राजस्थान से बाहर की अगर बात की जाए, तो इसके सेंटर्स दिल्ली और कोलकाता में अवस्थित हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। बहुत आसान सा सवाल है, सामान्य जानकारी इसके अंदर स्टूडेंट को होती ही होती है, जिसमें राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू ठीक से पढ़ा है। अब प्रश्न का स्तर थोड़ा बढ़ाते हैं। ये जो 2 प्रश्न हैं वो तो 2-2 नंबर वाले थे जिनमें हमने स्टैंडर्ड आंसर लिखा। अब प्रश्न को थोड़ा स्तर बढ़ाते हैं, एक 10 अंक का प्रश्न लेके आते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर वाला प्रश्न हो, 5 नंबर वाला प्रश्न हो या 2 नंबर वाला प्रश्न हो, थोड़ा समय प्रश्न के अध्ययन पे जरूर खर्च करना, प्रश्न को तोड़ना सीखना, उसके टुकड़े करो, उसके अंदर क्या क्या डिमांड्स जनरेट हो रही हैं उसको देखो और फिर उत्तर लिखो, तो आपका उत्तर सटीक बैठेगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो ढंग से क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है, ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ने की वजह से वो क्वेश्चन के जो आंसर की फ्रेमिंग है उसकी डायरेक्शन कुछ और ही हो जाती है। इसकी वजह से उसको मार्क्स नहीं मिलते, उसको लगता है मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स। जैसे 2013 के अगर RAS मेंस की बात करूं तो उसमें एक प्रश्न आया था, राजस्थान में 1857 की क्रांति की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की प्रकृति का विश्लेषण करना था और लड़के जो है वो पूरी क्रांति के घटनाक्रम को लिखे आए। तो भाई क्रांति के घटनाक्रम को पूछा ही नहीं आपसे, आपको तो उस क्रांति की प्रकृति के बारे में पूछा है, तो आपको वो लिख के आना चाहिए था। क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है, एक आध लाइन उसकी आधी अधूरी पढ़ते हैं और फिर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ इसके बारे में, और फिर जो भी आपको आता है वो आप लिख के आ जाते हैं। तो जो आपको आता है वो लिख के आने से नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर तब मिलेंगे जब उस क्वेश्चन की डिमांड को आप फुलफिल करेंगे। और क्वेश्चन की डिमांड कैसे फुलफिल होगी, जब आप उसको तोड़ के समझना सीखेंगे। आइए देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी द्वारा प्रस्तुत चित्रकला शैली के वैज्ञानिक विभाजन को प्रस्तुत करते हुए, तो किसके द्वारा पूछ रहा है, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा प्रस्तुत चित्रकला शैली के वैज्ञानिक विभाजन। एक बात तो ये पूछी है कि चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन जो है वो आपको प्रस्तुत करना है। दूसरी बात को प्रस्तुत करते हुए नाथ द्वारा नंबर 1, जोधपुर नंबर 2, किशनगढ़ नंबर 3 और जयपुर चित्रकला शैली की किन्हीं 2-2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम में इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आनंद कुमार स्वामी ने जो क्लासिफिकेशन दिया था चित्रकला शैली का, वो आपको लिखना है नंबर 1।
और दूसरा ये 4 प्रकार के जो शैलियां हैं उनकी 2-2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब आपको ये बात तो आपको पता होगी कि आनंद कुमार स्वामी ने बहुत सारे स्कूल्स बताए, उन स्कूल्स के अंदर अलग अलग चित्रकला शैलियां बताई। तो अगर आप सारे स्कूल्स के नाम लिखोगे ऐसे और फिर उसके अंदर शैलियों के नाम लिखोगे तो ये मान के चलिए कि आपका 10 नंबर के लिए जो स्पेस दिया होता है वो कम पड़ जाएगा। और फिर क्या होगा कि आप लास्ट में घसीटा मार करोगे। तो थोड़ा सा ऐसे प्रश्न में ये समझ देना है कि हम आंसर की जो फ्रेमिंग है वो पहले कर लें। या तो देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, या तो फ्रेमिंग के लिए उसको स्पेस चाहिए अलग से, तो भैया रफ वर्क है तुम्हारे लिए, रफ वर्क वाला स्पेस है उसको यूज करो और वहां पे करो फ्रेमिंग इसकी। 10 नंबर का प्रश्न है, आपको 6, 7, 8 नंबर दिला सकता है, तो थोड़ा खर्चा तो समय का मांगेगा ये प्रश्न, ठीक है। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग में ही माइंड मैप बना लेते हैं कि भाई ऐसे इस प्रश्न को मैं डिजाइन उसकी माइंड में तैयार कर लेते हैं और फिर सीधा उसको कॉपी पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें आप मेथड का यूज कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा लिखने का अभ्यास करते हैं उनके दिमाग में ही ड्राफ्टिंग चालू हो जाती है, और जो लोग कम लिखते हैं उनको फिर रफ स्पेस का यूज़ करना पड़ता है, और जो लोग नहीं लिखते हैं उनको रफ स्पेस से भी उनका काम नहीं होता है, वो ड्राफ्ट नहीं कर सकते उत्तर को, ठीक है। इसलिए लिखना और अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस उत्तर को कैसे प्रस्तुत करेंगे हम, देखिए आप क्या इसका प्रोबेबल स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं 1916 में आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया गया। पहली बात तो ये लिखी हमने कि भाई 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने एक किताब लिखी थी, नाम क्या था, राजपूत पेंटिंग्स, और उसमें उन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था। तो ये कितनी सुंदर बात है कि यहाँ पे प्रश्न में केवल आनंद कुमार स्वामी नाम लिखा है, लेकिन हमने उस सन के बारे में बताया 1916, और फिर हमने कहा कि भैया जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है, राजपूत पेंटिंग्स, और उस पुस्तक के अंदर ये क्या लिख रहे हैं इसका वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें कुल 4 पेंटिंग स्कूल और 17 शैलियां प्रस्तुत की गई। टोटल 4 पेंटिंग स्कूल्स बताए इन्होंने, और उसके अंदर हर पेंटिंग स्कूल में कुछ कुछ शैलियों के नाम से इन्होंने विभाजन किया, तो 17 चित्रकला शैलियों की इन्होंने बात करी थी। देखते हैं अब 4 पेंटिंग स्कूल आपको लिखनी है और 17 चित्रकला शैलियां लिखनी है, तो सोचिए कितना मेजर स्पेस आपका उसमें यूज होने वाला है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत स्टाइल से लिखेंगे, इसको बहुत चतुराई से लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख दिया वर्गीकरण, और देखिए यहाँ पे जो इंक यूज करी है, यहाँ पे जो इंक यूज करी है वो कैसी यूज करी है हमने, इंक जो यूज करी है वो कैसी है, ब्लैक इंक है। कैसी इंक है, ब्लैक है। तो ब्लैक इंक का बेनिफिट क्या है, ये क्लियरली विजिबल है। थोड़ा एक ये भी समझो कि जो ब्लैक इंक यूज करी है वो थोड़ी सी बोल्ड है, इस ब्लू वाले की तुलना में थोड़ी सी बोल्ड है, थोड़ा सा गहरा पेन है, मोटा पेन है। तो इससे यहाँ क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद लड़के ने चित्रकला शैली के वैज्ञानिक विभाजन को प्रस्तुत करने का काम प्रारंभ कर दिया है, स्पष्ट दिख रहा है। तो वर्गीकरण के अंदर हम लिख रहे हैं, पहला मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़ स्कूल, तीसरा ढूंढाड़ स्कूल, और चौथा हड़ौती स्कूल। कौन सा है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर क्या है, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली। इसको मैनाचा देव से भी हम याद रख लेते हैं। मैनाचा देव क्या होगा, मेवाड़, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ में क्या है, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर। कौन कौन सी हैं, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, हम लिख देते हैं जो भी कीजिए अन्ना। तो जो भी कीजिए अन्ना जो है वो मारवाड़ स्कूल है, तो क्या हो जाएगा, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, की से किशनगढ़, जय से जैसलमेर, अ से अजमेर और ना से नागौर। तीसरी जो स्कूल है वो कौन सी है, ढूंढाड़ स्कूल। इसके अंदर क्या है, आमेर, जयपुर, अलवर और उनियारा। आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा। और अंतिम हड़ौती स्कूल, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, दुग्गारी। कौन सी है, कोटा, बूंदी, दुग्गारी। कोटा। आगे बढ़ते हैं,
फिर हमको पूछा था कि 4 चित्रकला शैलियां लिखी थी और उनके 2-2 विशेषताएं पूछी थी। तो अगला हेडिंग हमने क्या लगा दिया, उसी बोल्ड पेन से विशेषताएं, और विशेषताओं को भी ऐसे 4 सेगमेंट में बना दिया। पहला लिख रहे हैं हम नाथद्वारा, फिर हमने लिख दी जोधपुर, जिस क्रम में एग्जामिनर ने पूछी थी उसी क्रम में हमने क्या लगा दिया, ऐसे एक फ्लो चार्ट पैटर्न बना दिया। फिर हमने कहा नाथद्वारा की विशेषता क्या है, पिछवाई, और मेवाड़ और ब्रज परंपराओं का जो मिश्रण है वो हमको नाथद्वारा के अंदर देखने मिलता है। जोधपुर की अगर बात की जाए तो मोतियों का बाहुल्य, यहाँ पीला रंग जो है वो उपयोग में लिया जाता है, लाल फूंदड़ों का प्रयोग भी जोधपुर में किया जाता है। किशनगढ़ की अगर बात करें तो बड़ी ठणी यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा सिंदूरी बादल, पंक्तिबद्ध जलीय पक्षी, ये सारे किसके अंदर है, किशनगढ़ के अंदर। जयपुर की बात करें तो आदम कद चित्र, कुरान पढ़ती हुई शहजादी और मादक स्त्री नयन, ये सारी किसकी चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं, जयपुर चित्रकला शैली की। अब ये तो जो पूछी थी वो चीजें हमने लिख दी, बहुत अच्छे से लिख दी। 2-2 विशेषताएं पूछी थी हमने, 3-3 लिख दी। उसके बाद हम अंत में बड़ा प्रश्न है, इसके अंदर निष्कर्ष भी लिखेंगे कि भाई तुमने प्रश्न ये क्यों पूछा है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, वो मैं बताऊंगा। और कहाँ बताऊंगा, निष्कर्ष में बताऊंगा। तो निष्कर्ष में हम लिखते हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला शैली है, राजस्थान की चित्रकला शैली भूरे रंग की इस धरा को विभिन्न रंगों से सरोबार करती है, साथ ही प्रत्येक कालखंड में इसे मिलने वाला संरक्षण इसकी महत्ता को सिद्ध करता है। कोई सा भी कालखंड ले लो, हमेशा चित्रकला शैली जो है उसको संरक्षण मिला है और वो उसकी महत्ता को सिद्ध करता है। और हमारी जो राजस्थान की रेतीली भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, उसके अंदर ये रंग जो हैं वो उसको कैसा बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, रंगों से सरोबार कर देते हैं। ये बात हम इसके अंदर निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हैं। क्लैरिटी है? तो यहां हमने किसका यूज किया, फ्लो चार्ट। किसका यूज किया, फ्लो चार्ट का। तो फ्लो चार्ट से हमको क्या क्या फायदे हुए, फ्लो चार्ट से सबसे बड़ा फायदा तो हुआ स्पेस मैनेजमेंट। हमारा क्या हो गया यहाँ पर, स्पेस मैनेजमेंट। जगह जो है उसको हमने कम जगह को बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालने के लिए यूटिलाइज कर लिया। दूसरा हमारा मैनेजमेंट हुआ यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। तीसरा हमारे विवेक की भी टेस्टिंग हो गई कि भाई आपने प्रश्न ठीक से पढ़ा क्या, और ठीक से पढ़ा तो उसको ठीक से लिखा क्या। तो कुल मिला के एक प्रशासनिक अधिकारी में वास्तव में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, उसको स्पेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए, उसमें विवेक का इस्तेमाल करने की शक्ति होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट हो गई। ठीक है, क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इससे भी सुंदर प्रश्न है। देखिए प्रश्न 5 नंबर का है और 50 शब्दों में आपको उसका उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। देखिए आप, जनहित याचिका का महत्व एवं प्रासंगिकता, उसमें कुछ कमियां होने के बावजूद कुछ अपेक्षित संशोधनों के बाद उसके अच्छे भविष्य पर मुहर लगाती है। प्रमाणित कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, प्रमाणित कीजिए, सबूत दीजिए इस बात के कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है वो ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न के टुकड़े कैसे बन रहे हैं कि जनहित याचिका का महत्व पहली बात, एवं प्रासंगिकता दूसरी बात, उसमें कुछ कमियां होने के बावजूद कुछ अपेक्षित संशोधनों के बाद अच्छे भविष्य पर मुहर लगाती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, यानी 5 प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको पूछी है 5 नंबर के प्रश्न के अंदर। अब क्या होगा कि बालक जो है वो इसको आधा अधूरा पढ़ेगा, उटपटांग तरीके से लिख देगा और फिर जो है वो बर्बाद करके आ जाएगा क्वेश्चन को, और फिर मार्क्स मिलेंगे नहीं। मार्क्स नहीं मिलेंगे तो कोसेगा किसको, कॉपी जांचने वाले को, या आरपीएससी को, या सिस्टम को। ठीक है, तो आपको प्रश्न ठीक से समझना है। देखिए कैसे, जनहित याचिका का महत्व, नंबर 1 मतलब आपको महत्व लिखना है, ये बात स्पष्ट हो गई। एवं प्रासंगिकता मतलब क्या हुआ, प्रासंगिकता लिखनी है साहब। उसमें कुछ कमियां होने के बावजूद कमियां लिखनी पड़ेंगी। कुछ अपेक्षित संशोधनों के बाद, मतलब क्या संशोधन की आवश्यकता है। भाई कमी लिख रहे हो तो हल भी तो बताना पड़ेगा कि क्या इसका रेमेडी क्या हो सकता है।
उसके अच्छे भविष्य पर मुहर, मतलब एक शानदार निष्कर्ष लिखना है, पॉजिटिव निष्कर्ष लिखना है, भविष्य की राह क्या हो सकती है, भविष्य का द्वार क्या हो सकता है वो लिखना है, ये चीज़ें सिद्ध करनी है। देखिए ये कैसे लिखेंगे इसको, और यहाँ स्पेस बहुत कम पड़ने वाला है, 5 इंफॉर्मेशन लिखनी है, 7-8 लाइनें आपको मिलेंगी, तो उसके अंदर आपको चीज़ें मैनेज करनी है। देखिए कैसे मैनेज करेंगे इसको। फिर इंट्रोडक्शन भी तो लिखना है, न्यायिक सक्रियता की आप बात कर रहे हो, जनहित याचिका जिसका जो इसका एग्जाम्पल है, तो एक जनहित याचिका का एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इस प्रश्न को, न्यायिक सक्रियता के उपकरण के रूप में, ये क्या है, न्यायिक सक्रियता का उपकरण है, डेफिनेटली न्यायिक सक्रियता का उपकरण है। न्यायिक सक्रियता के उपकरण के रूप में जनहित की व्यापक सुरक्षा, जनहित की व्यापक, भाई जनहित याचिका है तो सुरक्षा किसकी करेगी, जनहित की करेगी, तो जनहित की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चय हेतु स्वयं न्यायालय, खुद न्यायालय संज्ञान ले सकता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति या फिर कोई समूह द्वारा दर्ज की गई याचिका ही क्या है, जनहित याचिका है। तो जनहित याचिका क्या है, न्यायिक सक्रियता के उपकरण के रूप में जनहित की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चय हेतु स्वयं न्यायालय, किसी अन्य व्यक्ति या किसी समूह द्वारा दर्ज की गई याचिका है जनहित के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, जनहित याचिका। ये तो डेफिनेशन की तरह हो गया छोटा मोटा। इसके बाद देखिए इसकी शुरुआत कब हुई है, हम कितनी, ये स्टैंडर्ड आंसर जो मैंने लिखा है उसके अंदर कितनी चीजें मैं कवर करूंगा, इसको देखना और समझना, कैसे स्पेस मैनेज करूंगा और इतना सब लिखने के लिए कैसे टाइम मैनेज करूंगा, कैसे चीजों को ड्राफ्ट करूंगा। देखिए आप समझो इस चीज को। शुरुआत 1980 के दशक में जस्टिस पी.एन. भगवती, ये तो सबने पढ़ा है, जस्टिस पी.एन. भगवती व कृष्णा अय्यर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 1980 के दशक में जस्टिस पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर द्वारा इसकी शुरुआत की। आगे देखिए महत्व, महत्व यहां पूछा है ना भाई, तो ये एक बेसिक चीज हो गई, ये हमने क्या है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, और बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद दूसरा बिंदु हमने जो है वो ले लिया महत्व, जो प्रश्न का हिस्सा है। इसके नंबर नहीं है, लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसे लगेगा कि वास्तव में इसको जनहित याचिका पर नॉलेज है, तब ये आगे की सारी बातें लिख पा रहा है। ये तो क्लैरिटी आएगी जांचने वाले को। यहाँ तो कुछ लिखोगे नहीं, सीधा महत्व से चालू कर दोगे, तो उत्तर में वो खूबसूरती, वो मजा नहीं रह पाएगा। ठीक है, और जितना उत्तर खूबसूरत होगा, जितना कॉपी सुंदर दिखेगी, उतने मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो देखिए महत्व क्या है, आर्थिक विपन्न, विपन्न यानी गरीब, आर्थिक विपन्न को भी न्याय सुलभता, पहली बात। अब मेरे पास स्पेस नहीं थी और मुझे महत्व जब लिखना है तो एटलीस्ट 3-4 महत्व तो लिखूंगा ना भाई। तो 3-4 महत्व लिखने के लिए मैं अगर 3-4 लाइन खर्च कर दूंगा तो बर्बाद हो जाएगा उत्तर। तो मैं क्या करूंगा, 1 लिखा खत्म, और कोई वाक्य पूरा नहीं करूंगा मैं उसको एक ट्रिकी वे में लिखूंगा और फिर बिंदु संख्या 2 ले लूंगा, फिर बिंदु संख्या 3 ले लूंगा, ऐसे करके 2 लाइन में महत्व खत्म कर दूंगा। देखिए कैसे, आर्थिक विपन्न को भी न्याय सुलभता, बिंदु संख्या 2, प्रत्येक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष कानूनी संरक्षण। भाई उसको कानूनी संरक्षण सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको मन में यह एहसास है कि भाई अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो इस प्रकार से कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सकता है, जनहित याचिका लगाई जा सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, कानूनी संरक्षण है। और वैसे भी मूल व्यक्ति जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति या समूह द्वारा भी ये याचिका लगाई जा सकती है, दर्ज की जा सकती है। तो उस व्यक्ति को कैसा संरक्षण है, अप्रत्यक्ष कानूनी संरक्षण है। तीसरा बिंदु, नागरिक मुद्दों पर न्यायपालिका की पकड़। बिल्कुल ठीक बात है, न्यायपालिका जब स्वतः संज्ञान ले पा रही है और नागरिक मुद्दे पर लेगी, क्योंकि जनहित सुनिश्चित करना है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई नागरिक मुद्दों पर न्यायपालिका की जो है पकड़ इसके अंदर सुनिश्चित हो रही है। आगे देखो, सामूहिक अधिकार संरक्षण, जो एक ग्रुप के जो अधिकार होते हैं वो सारे इस माध्यम से संरक्षित हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका महत्व, क्या हो गया, महत्व। आगे देखो, हम कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं लेकिन इसकी प्रासंगिकता भी है। तो
कमियां क्या होती हैं बेसिकली, कमी वो होगी जो आप किसी के अंदर निकालोगे, तो वो कमी क्या है, आप उसकी क्या कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो। तो मैंने प्रश्न से कमी शब्द उठाने के बजाय क्या शब्द लिख दिया है, आलोचना। क्या शब्द लिखा है, आलोचना। इससे हमारे उत्तर की सुंदरता बढ़ेगी। कुछ टेक्निकल टर्म, मतलब एक बात तो स्पष्ट होगी कि मैं कमी की बात कर रहा हूं, वो कमी बेसिकली क्या है, उस जनहित याचिका की आलोचना है। देखो कैसे आलोचना क्या हो सकती है इसकी, ये तो बड़ी अच्छी चीज थी भाई, फिर आलोचना कैसी, तो देखिए क्या आलोचना हो सकती है। पहली बात, न्यायिक अति सक्रियता की संभावना है। भाई कोर्ट जो है, न्यायपालिका जो है, वो अति सक्रिय हो जाए और हर जनहित के मुद्दे में जाकर इंटरफेयर करने लग जाए, इतना इंटरफेयर करने लग जाए कि उसका जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर वो चली जाए, तो वो न्यायिक अति सक्रियता की स्थिति है। वो भी हमारे संविधान के दृष्टिकोण से ठीक बात नहीं है, वो उस स्थिति को भी उचित नहीं कहा जा सकता। आगे देखो, लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि। भाई जो पेंडिंग है केसेस, वो जो जाके रीट दायर कर रहा है बंदा खुद, उसका जो केस पेंडिंग है और न्यायिक सक्रियता के चलते जनहित याचिका और आ गई है, तो लंबित केसेस की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये भी एक आलोचना का बिंदु है कि भाई इसके लिए या तो कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। आगे देखो, प्रतिस्पर्धी अधिकारों की स्थिति। किसी ग्रुप का किसी मुद्दे पर हित है, लेकिन संभव है कि उसी मुद्दे पर कुछ निर्णय लेने से किसी अन्य समूह का अहित हो जाता हो, तो दो प्रतिस्पर्धी अधिकार की जब स्थिति बनती है, तब जनहित याचिका जो है वो दुविधा की स्थिति में आ जाती है। आगे देखो, लोगों द्वारा दुरुपयोग, कई बार लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारी आलोचनाएं हम इसके अंदर लिखते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, कमियां हो गई। अब देखो, प्रासंगिकता, हमने क्या लिखी है, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता हमने क्या लिखी, इसकी कैसे रिलेवेंस रखती है, ये किसके साथ रिलेवेंस रखेगी, हमारे संविधान के साथ, हमारे हितों के साथ, जनहित के साथ। वर्तमान में इसकी क्या रिलेवेंस है, देखो भारतीय संविधान के जो नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, कहाँ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, भारतीय संविधान के अंदर नीति निदेशक तत्व मेंशन है। और नीति निदेशक तत्व जो है वो अनुच्छेद कहाँ से, 36 से 51, 12 से 35 क्या, मूल अधिकार। फिर उसके बाद 36 से 51 क्या है, नीति निदेशक तत्व। 51 क में मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, ठीक है, वो किसमें, 51 का में। तो 36 से 51 जिसके अंदर नीति निदेशक तत्व हैं, उसमें जो 39 का उसके अंदर लिखित जो सिद्धांत है निशुल्क कानूनी सहायता, उसके अंदर उसको फुलफिल करती है कौन, जनहित याचिका, ठीक है। दूसरा, न्यायपालिका में विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा, न्यायपालिका में विश्वास में वृद्धि। तीसरी बात, आम जनता तक न्याय की पहुंच सुगम हो गई। भाई व्यक्ति खुद न्यायालय जाएगा, वो तो व्यक्ति की न्यायालय तक पहुंच है, लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से क्या है, न्यायालय आम जनता तक पहुंच रहा है, तो आम जनता तक न्यायालय की या न्याय की पहुंच जो है वो सुनिश्चित हुई, ठीक। अब देखो 3 बिंदु कवर हो गए, महत्व हो गई, आलोचना हो गई, प्रासंगिकता हो गई। आगे क्या है, कुछ अपेक्षित संशोधनों के बाद अच्छे भविष्य पर मुहर लगाती है। अब यहाँ पे एक डाउट ये भी क्रिएट हो रहा होगा कि भाई ये तो एक ही लाइन है और उसमें ये 2-2 लाइनें चला दी, तो भैया प्रश्न पूछने वाले ने पूछा ही ऐसा है कि जिसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है और मुझे इतने स्पेस में मैनेज करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो एक लाइन के अंदर 2 लाइन भी लिख देते हैं, तो इसमें कोई अपराध नहीं है, उससे चिंता नहीं करनी, उससे आपके मार्क्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आपका जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, आप जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट दिखना चाहिए, ऐसे गपड़ सपड़ सा ना हो जाए कि एक ही लाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे घुसा दी हैं कि एक दूसरे पे शब्द चढ़ गए, ठीक है, और दिख नहीं रहा है स्पष्ट, तो वो गंदी बात हो जाएगी, वैसा नहीं करना है, ठीक है। अंतिम बात जो लिखनी है हमको वो क्या है, संशोधनों के साथ भविष्य के द्वार, संशोधनों के साथ भविष्य के द्वार, उपयुक्त मामलों में ही इसका उपयोग हो। पहली बात, जो वास्तव में लॉजिकल ऐसा मैटर है जिसके ऊपर जनहित याचिका लगाई जानी चाहिए, उसी में उसका उपयोग हो। यूं नहीं कि मर्जी पड़े ऐसे जनहित याचिका लगा दे रहे हैं, फालतू में केसेस की पेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति न बने। ये संशोधन होना जरूरी कि वास्तव में वो मामला सत्य है कि असत्य है, वो मामला ठीक है जनहित याचिका के लिए उचित है कि अनुचित है। उसके लिए एक फिल्ट्रेशन प्रोसीजर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वास्तविक जो लॉजिकल केसेस हैं, जो उपयुक्त प्रकरण है, वही न्यायालय तक जनहित याचिका के रूप में पहुंचेंगे। दूसरी बात,
अनुपयुक्त, दुर्भावनावश और फर्जी याचिकाएं जो हैं अगर कोई लगा देता है तो उसको अस्वीकार तो करना ही है लेकिन अस्वीकार करने के साथ साथ हर्जाना भी वसूल हो, जिससे न्याय सिद्धांत लागू करने में बन रहे निर्वात को भरने में यह एक श्रेष्ठ विकल्प सिद्ध होगा। अगर आप इन संशोधनों को ठीक कर लेते हैं तो न्याय जो है उसके संदर्भ में जो निर्वात क्रिएट हो रहा है उसको भरने में ये जनहित याचिका मील का पत्थर साबित होगी, ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प सिद्ध होगी। ये समझ लो, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो जो इससे पिछला प्रश्न था उसके अंदर हमने क्या सीखा कि जब बहुत सारा कंटेंट अगर पूछ लिया गया है तो आपको लिखने के लिए स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है। दूसरा, एक ही प्रश्न तो 1-1.5 लाइन का ही था लेकिन उसके अंदर 5 प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो ये हमको प्रश्न पढ़ने के दौरान उसके टुकड़े करने बहुत ज़रूरी हैं। तसल्ली से प्रश्न पढ़ो, 1, 2, 5 सेकंड का अतिरिक्त समय लगेगा लेकिन उस प्रश्न की दिशा में आप अंत तक बने रहोगे, अदरवाइज दिशा चूक जाओगे, ठीक है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, में मुस्लिम क्रांतिकारियों की भूमिका अपेक्षानुरूप नहीं थी, आलोचना कीजिए। प्रश्न सीधा साफ है कि भाई मैं कह रहा हूं कि 1857 की क्रांति में मुस्लिम क्रांतिकारियों की भूमिका अपेक्षानुरूप नहीं थी और मैं ही कह रहा हूं कि मैं ये जो कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं, वो सिद्ध करो। बहुत सिंपल है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको? देखिए हल्का सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके बाद मुद्दे पे आ जाएंगे। हमको क्या करनी है? आलोचना। और इस सेंटेंस की आलोचना कैसे की जा सकती है? उन क्रांतिकारियों की भूमिका अपेक्षानुरूप नहीं थी बता रहा है, तो हमको क्या बताना है? उन क्रांतिकारियों की भूमिका बतानी है, उन क्रांतिकारियों की भूमिका हमको मेंशन करनी है। तो क्या हो जाएगी? इस प्रश्न के ये जो आलोचना कीजिए वाली बात है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो हम लिखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई से नसीराबाद की छावनी से प्रारंभ हुई, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा प्रारंभ की गई थी। खत्म इंट्रोडक्शन। आगे देखो, क्रांति आगे बढ़ने के साथ ही नीमच में, भाई नसीराबाद के बाद गाड़ी कहाँ पहुंची थी? नीमच में 3 जून को हुई। नसीराबाद में कब हुई थी? 28 मई। 3 जून को कहाँ हो गई? नीमच में। मोहम्मद अली बेग, जिसको कहा था भैया वफादारी की शपथ ले लो, उसने शपथ लेने से मना कर दिया तो दिक्कत हो गई थी वहां पे। तो नीमच में मोहम्मद अली बेग वफादारी की शपथ लेने से मना। इसके नीचे हल्का हल्का अंडरलाइन भी कर दिया क्योंकि मैं उत्तर पूरा एक पैराग्राफ में लिख रहा हूँ। जब पैराग्राफ में लिख रहा हूँ तो मुझे ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये पढ़, मैं जो पढ़वाना चाहता हूं उसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा, जो मैं स्पेसिफिक बात लिख रहा हूं उसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा कि भाई ये पढ़ और नंबर रख, ठीक है। मोहम्मद अली बेग वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया। कोटा में मेहराब खां, आपको पता है जयदयाल और मेहराब खां ये दोनों थे कोटा में, तो जयदयाल का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि बात किसकी हो रही है? मुस्लिम क्रांतिकारियों की हो रही है। तो कोटा में मेहराब खां। टोंक में मीर आलम खां, विद्रोहियों का जो है वो समर्थन किया किसने? मीर आलम खान ने, ठीक, मीर आलम खां। एवं मोहम्मद मुजीब, टोंक में एक आदमी था मोहम्मद मुजीब जो नाटक लिखा करता था, उसका आजमाइश नाम का नाटक जो है वो काफ़ी फेमस भी हुआ। तो नाटक लेखन के माध्यम से ये जो है वो अवेयरनेस बढ़ाने का काम कर रहा था मोहम्मद मुजीब। सैनिकों में एकता का प्रवाह इसने किया था। जयपुर में सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां, ये तीनों ने जयपुर में इस क्रांति को आगे बढ़ाने का, मोटिवेट करने का, लोगों को, क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने का काम किया था इन 3 लोगों ने। अलवर में दीवान फैजुल्ला खां, अलवर में कौन था? दीवान फैजुल्ला खां, जिसने विद्रोहियों का साथ दिया था। और टोंक में नासिर मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति था जिसने तात्या टोपे की मदद की थी। तो ये सारे लोग जो हैं मुस्लिम लोग जिन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो आप किसी भी स्थिति में ये कहने के हकदार नहीं है कि 1857 की क्रांति में मुस्लिम क्रांतिकारियों की भूमिका अपेक्षानुरूप नहीं थी। ये बात गलत है क्योंकि इस प्रकार से लोगों ने क्रांति में भाग लिया था। हम अंत में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुस्लिम क्रांतिकारियों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अतः इनकी भूमिका को अपेक्षानुरूप नहीं कहना न्याय संगत नहीं होगा या अन्याय संगत होगा। स्पष्ट है? बहुत सिंपल प्रश्न है,
इसके अंदर आपने जो पढ़ा है वही इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा ठीक हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये 100 शब्दों का प्रश्न है, 10 अंक का प्रश्न है। देखिए वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण, एलपीजी में से एक वर्ड था ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में भारत ने इसको अपनाया था। ठीक, 1991 में ही भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी भी अपनाई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता ही होगी पहले से। लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण जो है उसने भारतीय महिलाओं की बात कर रहे हैं हम, भारतीय महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हेतु अभूतपूर्व भूमिका निर्वाहित की है। परिवर्तन के आलोक में समीक्षा कीजिए। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वैश्वीकरण ने भारतीय महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हेतु, मतलब मुद्दा क्या लिखने का हो रहा है कि भारतीय महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन के आलोक में, यानी कि क्या परिवर्तन हुए उस संदर्भ की समीक्षा करनी है। तो क्लैरिटी है कि वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण ने महिलाओं, कौन सी महिलाओं? भारतीय महिलाओं के जीवन पे कुछ ना कुछ प्रभाव डाला और उस प्रभाव की वजह से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के आलोक में इस उत्तर की समीक्षा करनी है। तो बहुत सरल है, देखो कैसे लिखेंगे। वैश्वीकरण जो है उसके माध्यम से क्या है, ये विश्व जो है वो एक गांव के जैसा हो गया। वैश्विक गांव की अवधारणा हो गई वैश्वीकरण, जिसमें एक देश दूसरे देश की सीमाओं को, कह सकते हैं कि सीमाओं से परे जाकर संबंध बनाने की जो नेचर है वो कहां से डेवलप हुई है? वैश्वीकरण के माध्यम से। देखो समझो इसको, वैश्विक गांव की संकल्पना लिए वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व के बीच एक सीमा रहित व्यवहार की व्यवस्था करता है। कैसी व्यवस्था कर रहा है? सीमा रहित, बाउंड्रीज की बात नहीं करते हम, अच्छे रिलेशंस की बात करते हैं हम, एक दूसरे के कोऑपरेशन की बात करते हैं। वो बात हम किस में करते हैं? वैश्वीकरण। तो विश्व कैसा हो गया? एक वैश्विक गांव जैसा हो गया जो सीमा रहित व्यवहार की क्या करता है? व्यवस्था करता है। आगे देखिए, यह विश्व के लोगों के मध्य एकता, अभिव्यक्ति एवं परस्पर निर्भरता की स्थापना करता है। बिल्कुल निर्भरता हुई है। निर्भरता क्यों? क्योंकि जब एक दूसरे के आपके संबंध बनेंगे, एक दूसरे में के प्रति आपका कोऑपरेशन होगा, तो उससे क्या होगा? एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं निर्भरता भी पैदा होगी। तो क्या करता है? परस्पर निर्भरता की स्थापना करता है। जब एक दूसरे पे निर्भरता होती है तो संबंध मधुरता की ओर बढ़ते हैं। तो निर्भरता की स्थापना करता है, जिसमें भारत ने 1991 में कदम रखा था। भारतीय महिलाओं के जीवन में परिवर्तन में वैश्वीकरण की दोहरी भूमिका है। कैसी भूमिका है? दोहरी भूमिका है। देखिए एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, 10 नंबर का प्रश्न है। आपको इंट्रोडक्शन तो 1-2-3 लाइन का लिखना ही पड़ेगा, और वो इंट्रोडक्शन हमने क्या लिखा है? वैश्विक गांव की संकल्पना लिए वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व के बीच एक सीमा रहित व्यवहार की व्यवस्था करता है। यह विश्व के लोगों के मध्य एकता, अभिव्यक्ति एवं परस्पर निर्भरता की स्थापना करता है, जिसमें भारत ने 1991 में कदम रखा था। भारतीय महिलाओं के जीवन में परिवर्तन में वैश्वीकरण की दोहरी भूमिका है। दोहरी भूमिका का तात्पर्य, कुछ सकारात्मक परिवर्तन किए, कुछ नकारात्मक परिवर्तन किए, और अंत में अपन लिखेंगे निष्कर्ष। तो देखिए आइए, सकारात्मक परिवर्तन क्या क्या किए? पहला, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। बिल्कुल ठीक बात है। हमने देखा कि भाई पाश्चात्य संस्कृति को अगर देखें, वेस्ट में देखें, तो महिलाओं की शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति है भाई। तो अब हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमने उनसे कुछ चीजें सीखी, उन्होंने हमसे कुछ चीजें सीखी। तो शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, और इससे फायदा क्या हुआ उनको? इनके जीवन में परिवर्तन क्या आया? ये तो वृद्धि तो हो गई, लेकिन उससे कह सकते हैं कि जो आउटपुट है वो निकल के क्या आया? शैक्षणिक उन्नयन। ठीक है, आगे देखो। दूसरा, रोजगार में वृद्धि, आर्थिक आत्मनिर्भरता। भाई
रोजगार उनको मिलने लगा, तो रोजगार में वृद्धि से क्या हुआ, आर्थिक आत्मनिर्भरता, परिवार के निर्णयों में भाग लेने लगी महिलाएं जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने लग गई, जब पुरुष को ये लगने लगा कि इस महिला को जीवन यापन के लिए मेरी कोई खास आवश्यकता नहीं है आर्थिक रूप से, तो आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता जब उसके अंदर पैदा हुई तो वो परिवार के निर्णयन में भी भूमिका निभाने लगी। आगे देखिए, राजनीतिक सक्रियता व निर्णयन में हिस्सेदारी, उसके अंदर क्या हुई है, वृद्धि, और ऐसी वृद्धि होने से राष्ट्र की संचालन में महिलाओं की भूमिका बढ़ गई। आगे देखो, स्वहित में निर्णय की स्वतंत्रता मिली, मतलब अगर महिला को लग रहा है कि उसका किसी विशेष बिंदु पर स्वयं का हित सुनिश्चित हो रहा है, तो वो कम से कम इतनी आत्मनिर्भर हो सकी या कम से कम इतनी अधिकृत हो सकी परिवार के अंदर कि वो अपनी बात रखने लगी। ठीक है, आगे देखिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला और सेना में भी महिलाओं को क्या मिलने लगे, अवसर मिलने लगे। आजकल हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स जब, तो हम देखते हैं कि भाई सेना के अंदर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक, और उससे क्या हुआ, महिलाओं में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई, उनमें एक आत्म सुरक्षा की भावना हुई। अगर कोई महिला सीमा पर जाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है तो डेफिनेटली वो महिला आत्म सुरक्षा भी सुनिश्चित कर ही लेगी। आगे देखिए, विभिन्न सरकारी प्रयासों में महिला स्वास्थ्य एवं पोषण को प्राथमिकता दी जाने लगी, जिससे शिशु एवं मातृ मृत्यु दरों में कमी आने लगी। ये कैसे परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है। अब जब उसने पूछा था कि वैश्वीकरण जो है उससे महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हो गया, तो ये तो वो पूछना नहीं चाह रहा था कि क्या जिंदगी बर्बाद हुई महिलाओं की, ये बता दो हमको, ये तो पूछना नहीं चाह रहा था। वो तो ये पूछना चाह रहा था क्या परिवर्तन हुए। तो हम अच्छी बातें पहले लिखने का प्रयास करेंगे, सकारात्मक पहलू पहले लिखेंगे, जिससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा, एक प्रशासनिक अधिकारी की सकारात्मक मानसिकता का पता चलेगा। ठीक, तो हमने सकारात्मक बिंदु पहले लिख दिए। आगे देखते हैं नकारात्मक। नकारात्मक पहलू क्या क्या है कि विपणन के दौर में, मार्केटिंग के दौर में महिला का उपभोग वस्तु की भांति हो गया। महिला का उपभोग कैसे होने लगा, वस्तु की भांति हो गया। कैसे भाई, उपभोग की वस्तु की भांति उसका प्रदर्शन होने लग गया। कैसे हुआ ये, जैसे आप देखिए डिओड्रेंट की ऐड आ रही है तो महिला का अश्लीलता के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, और भी कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है जहां मार्केटिंग फिनोमेना है, उसके अंदर महिलाएं जो है वो अभद्र तरीके से पेश की जा रही हैं, जबकि एक्चुअली उसका जेंडर से कोई लेना देना भी नहीं है। अभद्र तरीके से उनका उपयोग करते हुए मार्केटिंग की जा रही है, तो वो बिल्कुल गलत। ठीक, ये गलत, ये पाश्चात्य से जो कचरा आया है वो है। दूसरा देखिए, कार्यस्थल एवं रास्तों पर महिला की असुरक्षा में वृद्धि हुई है। भैया आपने रोजगार तो दे दिए, आपने महिलाओं को कहा भैया जा काम पे जा, आपने महिलाओं को कहा कि भाई जाओ स्कूल जाओ, लेकिन आपने रास्ते पे, सड़कों पे उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की, तो वहां पे उनकी असुरक्षा जो है उसके अंदर वृद्धि हो गई। तीसरी बात, नवीन पीढ़ी के एकल परिवारों में रहने की मानसिकता में वृद्धि। अभी जो नवीन पीढ़ियां हैं उनकी टेंडेंसी धीरे धीरे क्या बढ़ती जा रही है, एकल परिवार की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो टेक्निकली ये भी गलत है, क्योंकि इससे संयुक्त परिवार प्रथा जो है उसको आघात लगा है, जो कि भारत की मूलभूत संस्कृति का एक हिस्सा है, संयुक्त परिवार प्रथा। चौथा बिंदु, तलाक एवं लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियों में वृद्धि हुई। तलाक और लिव इन रिलेशनशिप जो है उनमें वृद्धि हुई है। उनमें वृद्धि होने से परिवार संस्था जो है वो विखंडित हो गई है, तार तार हो गई। आगे देखो, वैश्यावृत्ति, बलात्कार एवं शोषण में भी इसके माध्यम से वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि पहले महिला संयुक्त परिवार में रहती थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पहले महिलाओं को परिवार की आन बान शान काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलता था, तो उससे उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता था, वो कहीं गलत चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो जाए उसको इंश्योर किया जाता था। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ग्रोथ तो बहुत होने लगी, लेकिन उस महिला की सुरक्षा के संदर्भ में किसी ने सोचा नहीं, उस महिला का आगे का जीवन उससे कितना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावित हो सकता है, इन पहलुओं को किसी ने सोचा नहीं। तो महिलाएं जो हैं वो इस प्रकार के कार्यों में भी इन्वॉल्व थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर लेते हैं, किसमें, नकारात्मक बिंदुओं के अंदर लेते हैं। ठीक, अब
चूंकि हमने सकारात्मक बातें भी पढ़ ली और नकारात्मक बातें भी पढ़ ली, तो अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे। कुछ तो हमको हमारा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि भाई हम क्या सोचते हैं, मेरा तर्क क्या है इस बारे में। ठीक, तो देखिए निष्कर्षतः वैश्वीकरण ने महिलाओं के जीवन में भारी परिवर्तन किया है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि इतने सारे प्लस और इतने सारे माइनस चेंजेस हो गए। परंतु नकारात्मक परिवर्तन के आयामों पर सरकारी प्रयासों द्वारा अंकुश लगाया जाकर सकारात्मक आयामों में अभिवृद्धि की संकल्पना ने महिलाओं के जीवन स्तर की गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ठीक बात है कि जहां जहां असुरक्षा की बात हो रही थी, जहां जहां नकारात्मक प्रभाव की बात हो रही थी, वहां सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाकर इन सारी परिस्थितियों को ठीक करने का लगातार प्रयास किया है। और इन प्रयासों के माध्यम से ये जो नकारात्मकताएं हैं वो कहीं ना कहीं संदमित हुई हैं, दबी हैं, और उनके दबने से जो सकारात्मक प्रभाव है वो उनका जो इफेक्ट है वो बढ़ा है। तो महिलाओं के जो गुणवत्तापूर्ण जीवन है उसके अंदर कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। तो हमको वैश्वीकरण की जब बात आ रही है और महिलाओं में परिवर्तन, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की बात आ रही है, तो अंततः हमको किस ओर ले जाना है इस उत्तर को, सकारात्मकता की ओर ले जाना है। और बात सत्य भी है कि जितनी महिला शिक्षित होगी, जितनी इंडिपेंडेंट होगी, जितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसके अंदर होगी, वो महिला कैसी होगी, निर्णय में भागीदारी लेगी, परिवार के अंदर एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाएगी, और उसकी सेफ्टी, फैमिली के अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वो सारी चीज़ें भी कंट्रोल में आएंगी। तो उन सब के लिए वैश्वीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको किसी न किसी रूप में कंट्रोल किया जाकर सरकारी योजनाओं के माध्यम से, परिवार के सदस्यों की मदद के माध्यम से, एनजीओज की मदद के माध्यम से कैसे न कैसे उनको नियंत्रित कर जो सकारात्मक पहलू हैं उनकी गुणवत्ता इंश्योर की जानी चाहिए। यही बात इसके अंदर हम कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो जब वैश्वीकरण के प्रभाव की बात आएगी, अब ये वैश्वीकरण का मैंने महिलाओं पर प्रभाव बताया, इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना है, वैश्वीकरण से सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव, सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव, वैश्वीकरण से आप कह सकते हैं पुरुषों के जीवन पे प्रभाव, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। सामाजिक व्यवस्था, वैश्वीकरण से वृद्धजन के जीवन पर प्रभाव। जो ऐसे कैटेगरीज हैं जहां पे जिनके नाम आपके सिलेबस के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे वृद्धजन, निशक्तजन, महिलाएं, तो उन पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती। ठीक, आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लगातार ऐसे वीडियोस इस पूरी सीरीज में आपको देते जाएंगे। खूब लिखें, खूब मेहनत करें। ऑल द बेस्ट।